वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन ऑफ द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, और उसके बाद हमने कुछ डिस्कशन की थी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सो आज हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज अपने इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे और उसमें हम सीखेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वन इज गोइंग टू बी द ब्राउनियन मोशन एंड द अदर इज गोइंग टू बी डिफ्यूजन। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर मेरे साथ अच्छा लगेगा, आप इसे एंजॉय करेंगे और अपने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। शुरू करते हैं लेक्चर 1 के रीकैप से। जो कंसेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर में सीखे उनको रिवाइज करेंगे सो दैट कि लेक्चर 2 में हमारी वो कंटिन्यूटी बनी रहे। तो सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में सीखा कि मैटर क्या होता है। सो मैटर क्या होता है? वेल, मैटर वो चीज है जिसके पास मास हो, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकें अपनी एक या एक से ज्यादा 5 सेंसेस से। So matter is anything that has mass, occupies space, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. Next, हमने सीखा कि matter बना किससे है। So matter is made up of minute particles. नेक्स्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और ये जो पार्टिकल नेचर है ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर पार्टिकल्स के, या फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर पार्टिकल्स का, उसे हमने पिछले लेक्चर में सीखना शुरू किया। उसमें हमने क्या सीखा? तो उसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि मैटर कुछ भी हो, कोई भी चीज हो यूनिवर्स में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दैट इज गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और इन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमेशा कुछ स्पेसेस होंगी। ज्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, मगर हर मैटर के पार्टिकल में स्पेसेस जरूर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमने सीखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये इतने छोटे हैं कि वेल हम इन्हें अपनी नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमने सीखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग एंड दे आर मूविंग रैंडमली। वो किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से मूव करते रहते हैं और लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम इस कॉन्टिन्यूअस रैपिड मोशन ऑफ मैटर पार्टिकल्स को आगे फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखेंगे, दैट इज द ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन। ऑलराइट, सो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कॉन्टिन्यूअसली रैपिडली मूव कर रहे हैं। और जब ये मूव करते हैं तो ये तीन तरह की मोशन को शो करते हैं। तीन तरह से हम इनकी मूवमेंट्स को देख सकते हैं। पहली मूवमेंट होती है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड होती है रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज गोइंग टू बी वाइब्रेशनल मोशन। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्म्स का मीनिंग। सो पहली टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? वेल, इसका मीनिंग ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइंस। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पार्टिकल है जब इसने अपनी मूवमेंट शुरू की तो ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में। ओके, ये ऐसे 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 करके मूव नहीं करेगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऑलराइट, मेरी लाइन अभी थोड़ी सी क्रोकेड है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, अब क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या ये हमेशा उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव करता रहेगा या अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है? वेल, ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, मगर
ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा पार्टिकल था, ठीक है, ये वाला पार्टिकल था हमारा। अब ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको कोई और पार्टिकल रास्ते में ना मिल जाए। अब जब ये इसके साथ टकराएगा तब ये अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और ऐसे जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वेल, वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे कि कैसे उनका टकराव हुआ और उसने कौन सी डायरेक्शन ले ली। वो सेम उधर अपनी पुरानी डायरेक्शन पे भी जा सकता था, वो अपनी डायरेक्शन बदल सकता था, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बट अगेन अगले पार्टिकल के मिलने तक, अगले पार्टिकल के मिलने तक ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता रहेगा। द मोमेंट इसको नेक्स्ट पार्टिकल मिलेगा, अगेन ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड दे विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग इन दैट स्ट्रेट लाइन, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जब तक इनकी कोलिजन ना हो जाए, ये किसी और पार्टिकल के साथ ना टकरा जाए या ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ ना टकरा जाए। सो अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट जा रहा था, ये इस पार्टिकल के साथ टकराया, अब ये आगे सीधा चला गया, ये वापस किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था बट ये वाला सीधा चला गया। ठीक है, अब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा गया, तो अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब इसको रास्ते में और कुछ नहीं मिला, कोई पार्टिकल नहीं मिला, तो ये अपनी डायरेक्शन में सीधा सीधा जाता रहा। अगेन अब ये जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा गया, अगेन इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और फिर इसकी मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में होगी। So the particles they move in straight lines, they change direction on colliding with other particles or with the wall of the container. अब यहाँ पे ये 2 और 3 वर्ड्स हैं जो मैंने अभी नहीं बोले क्योंकि इनका मीनिंग नहीं समझाया। Well, they change direction without the loss of energy on colliding with other particles. अब इसका मीनिंग ये है कि ये पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के साथ टकराएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके टकराने से इसका कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ओके, अगर हम किसी के साथ हम खेल रहे हैं, हम भाग रहे हैं और हम किसी और बच्चे के साथ टकरा जाए, राइट, तो हम क्या करते हैं, कई बार रुक जाते हैं या हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, हम किसी और तरफ, वो हमें धक्का मार देता है, हम किसी और तरफ मूव करने लग जाते हैं, गोल गोल मूव करने लग जाते हैं। तो वेल बहुत कुछ होता है, मगर उसमें क्या होता है कि हमारी स्पीड में फर्क पड़ जाता है, हमारी एनर्जी का लॉस होता है। मगर हम जब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब ये किसी और पार्टिकल के साथ टकराएंगे या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे तो इनका एनर्जी का लॉस नहीं होता। जिस एनर्जी के साथ ये चल रहे थे उसके बाद भी उसी एनर्जी के साथ ये आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अगर इनकी ये एनर्जी सपोजिटली कम होती, राइट, अगर ये एनर्जी इनकी कम हो रही होती तो क्या होता कि ये पार्टिकल्स टकराते, इनकी एनर्जी कम हो जाती, अगली बारी टकराते तो और कम हो जाती और फिर धीरे धीरे करके इनकी एनर्जी खत्म हो जाती और ये सारे पार्टिकल्स इस कंटेनर के नीचे फ्लोर पे हमें दिखाई देते पड़े हुए। बट ऐसा नहीं होता, ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो भी इनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता। So the particles of gases, they will be exhibiting maximum translatory motion while that of the solids will be exhibiting the minimum translatory motion. क्यों? क्योंकि gases के particles के बीच में spaces ज़्यादा होती हैं, उन्हें movement के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, liquids में उससे कम होगी, और solid के particles आपस में बहुत पास-पास में होते हैं, इसलिए उनको ये वाला straight line motion के लिए जगह नहीं मिलती, तो उनकी ऐसी translatory motion सबसे कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कौन सी मोशन होगी? व्हेन द पार्टिकल्स मूव अराउंड देयर ओन एक्सिस, दिस इज जस्ट सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो ये जो पार्टिकल है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे चाहे क्लॉकवाइज करे, मगर ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी एक मैटर के पार्टिकल की सेकेंड टाइप ऑफ मोशन। और अगेन
सबसे ज्यादा ये मोशन हम देखेंगे गैसेस के पार्टिकल्स में और सबसे कम देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स में। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन कौन सी होती है? वाइब्रेशनल मोशन मींस द पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। अब इसका मीनिंग क्या है कि वेल हमारे पास ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल की एक मीन पोजीशन है, ठीक है। ये उतना ही रास्ता एक साइड पे जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है, फिर ये वापस आएगा और फिर ये दूसरी साइड पे जाएगा। तो ये एक इसकी मीन पोजीशन है, ये यहां से आगे जा रहा है, वापस आगे, फिर पीछे जा रहा है, फिर वापस आएगा। तो ये अपनी ही एक पोजीशन पे सिर्फ आगे पीछे जब मूव करता है तो हम उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब ये वाली मोशन कौन से पार्टिकल सबसे ज्यादा शो करेंगे? वेल ये मोशन शो करेंगे सबसे ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास जगह नहीं होती, राइट, वो क्लोज कंटैक्ट में होते हैं। तो इतनी क्लोज कंटैक्ट में होने की वजह से ये सिर्फ अपनी ही जगह पे मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे, राइट, आज क्लास में बैठे हैं और आपके साथ 3 बच्चे एक बेंच पे और बैठे हैं, ओके, तो 3 बच्चे आपके साथ और बैठे हैं, आपको मूव करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, राइट। आप ना आगे साइड पे जा सकते हैं ना दूसरी साइड पे जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे? वेल आप अपने हाथ हिला लोगे, अपने पैर हिला लोगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे कि आप मूव करते रहो, राइट। तो बिल्कुल स्टिल होके स्टैचू की तरह तो आप नहीं बैठ पाओगे, तो आप अपने हाथ पैर हिलाते रहोगे, चाहे आपको साइड में जगह ना मिले मूव करने की। और अगर आप सिर्फ अकेले ही बेंच पे बैठे होगे तो कभी आप राइट साइड पे चले जाओगे, कभी आप लेफ्ट साइड पे चले जाओगे। तो आपकी मूवमेंट इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको स्पेस कितनी मिल रही है मूवमेंट के लिए। तो सॉलिड के पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए सबसे कम स्पेस मिलती है, इसलिए वो अपनी ही मीन पोजीशन पे आगे पीछे करके मूव करते रहते हैं जितनी उनके पास स्पेस होती है। सॉलिड्स और गैसेस के पास, सॉरी, लिक्विड्स एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास स्पेस रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि वो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा शो करेंगे, राइट। सो मैक्सिमम ट्रांसलेटरी मोशन, मैक्सिमम रोटेशनल मोशन हम गैसेस के केस में देखेंगे एंड मैक्सिमम वाइब्रेशनल मोशन हम सॉलिड्स के केसेस में देखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इस तरह की मोशन को शो करते हैं। साइंटिस्ट को पहले कब मालूम लगा कि पार्टिकल्स ऐसी मोशन शो करते हैं? वेल, तो इसका आंसर है ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होती है? वेल, this is the rapid, random and continuous motion of very fine matter particles. तो मैटर के जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी रैपिड, तेजी से होने वाली, रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में होने वाली मोशन और एक कॉन्टिन्यूअस मोशन, लगातार होने वाली मोशन को हम जो टर्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। अब इस टर्म को कहां से लिया हमने? हम ये टर्म क्यों ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको? तो वेल इसका आंसर है कि इस मोशन को सबसे पहले देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ग्लास पानी का लिया, उसके अंदर उन्होंने कुछ पोलन ग्रेन्स डाले और उन्होंने देखा कि वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये जिग जैग मूव कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं और उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ओके। तो वहां से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जो मैटर के अंदर छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ही एक रैपिड, रैंडम, कॉन्टिन्यूअस मोशन शो करते हैं और इस मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बारी ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम पार्टिकल्स की इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, लेट अस सी दैट पिक्चर, ओके। सो इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक विंडो है और उस विंडो से सनलाइट अंदर आ रही है, राइट। और उस सनलाइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेल आप क्या देख पाएंगे कि एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और वो कॉन्स्टेंटली रैपिडली मूव कर रहे हैं, राइट। तो ब्राउनियन मोशन इज ऑल्सो नोटिस्ड व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम।
The tiny dust particles suspended in air can be seen moving in a constant rapid motion. तो अगर आप रात को अपने कमरे में पूरा अंधेरा करके सो रहे हैं और एक छोटा सा हिस्सा विंडो का आप ओपन छोड़ दें जिसमें से सुबह लाइट आए, तो वेल आप क्या करेंगे, आप देख सकेंगे कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं आप उनकी बड़ी आसानी से मूवमेंट को नोटिस कर सकते हो और आप देखोगे कि वो एक कांस्टेंट रैपिड मोशन है और उस कांस्टेंट रैपिड मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्लासेस हैं, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वेल ग्लास नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे इस ग्लास के अंदर कुछ पानी लिया और उस पानी के अंदर हमने कुछ पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले। आई होप यू रिमेम्बर कि पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4 और इसके पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। एक पर्पल कलर का ये सॉलिड होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, राइट। तो अब हमने इस ग्लास में पानी लिया, उसमें हमने कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, ठीक है। तो पहले हमें ये पानी अलग दिखाई दे रहा था और ये क्रिस्टल्स भी दिखाई दे रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल्स भी दिखाई दे रहे हैं मगर पानी का कलर पर्पल होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद ये और डार्क पर्पल होता है और डार्क पर्पल होता है और डार्क होता है और धीरे धीरे हमें वो क्रिस्टल्स दिखाई देने कम हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्रिस्टल्स दिखाई ही नहीं देते, सिर्फ पर्पल कलर का वाटर दिखाई देता है और फाइनली हमें एक बहुत ही डार्क कलर का वाटर दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वेल हुआ यही है कि हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स लिए और ये क्रिस्टल्स अपने फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करके धीरे 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 करके पानी के अंदर मिक्स हो गए। हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप में ही मिक्स हो गए और ये एक यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। बाय द टाइम ये कंप्लीट मिक्सिंग हुई, अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स कहाँ गए। हम ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या ये कहीं पे लाइट कलर का पानी है या डार्क कलर का पानी है, ये एक ही तरह का पानी है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई है, राइट। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है, चलो इसको डिफाइन करते हैं। सो द स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट मिक्स्ड विद अनदर owing to the property of motion of particles is called diffusion। तो एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो गए। क्यों मिक्स हो गए, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी है कि वो एक कांस्टेंट रैपिड मोशन शो करते हैं। तो वो अपने इस मोशन की वजह से अपने आप से ही एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, तब हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, राइट। सो डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर continues till a uniform mixture is formed। तो ये डिफ्यूजन एक अपने आप से कांस्टेंट मिक्सिंग हो रही है और ये मिक्सिंग तब तक होती रहेगी जब तक हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल जाए, एक तरह का मिक्सचर नहीं मिल जाए, ठीक है। तो हम कहीं से भी इस पानी का पोर्शन लेंगे तो हम देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुई है of the water molecules and the potassium permanganate particles, okay। इस डिफ्यूजन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं डिफ्यूजन के इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वन बाय वन। सबसे पहले डिफ्यूजन इन गैसेस, उसका हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट। आप बड़े मजे से पढ़ाई कर रहे थे मगर थोड़ी देर में आपको एक स्मेल आनी शुरू होती है। किसकी स्मेल, वेल मम्मा तो किचन में पिज्जा बना रही हैं और वो स्मेल आप तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई वो आप तो स्मेल, well that is because of diffusion in gases। the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even when we are at a considerable distance because वो जो स्मेल है वो एयर पार्टिकल्स में कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव करते हुए वेल क्या करेगी, आप तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली अगर आप एक परफ्यूम की बोतल को लें
उसको एक कमरे के कोने में छोड़ दें या स्प्रे कर दें तो वो जल्दी ट्रैवल करेगी। अगर कमरे में सिर्फ ऐसे ही बॉटल को ओपन करेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें से बॉटल में से बाहर निकलेगी। मगर अगर आप एक कोने में ही स्प्रे कर दें और थोड़ी देर बाद उस कमरे में कोई बाहर से आएगा तो वेल उसको भी उस परफ्यूम की स्मेल आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी? वेल क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम थी आपने कोने में ही छिड़की थी, मगर वो बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव कर रहे थे, वो यूनिफॉर्मली सारी जगह पे स्प्रेड कर जाते हैं, इसलिए आपको किसी भी कमरे के कोने में से वो स्मेल आ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल सिमिलर ही है कि हमारे पास एक अगरबत्ती है, उसको हमने कमरे के कोने में जला दिया, अपने पूजा रूम में जला दिया, कमरे का दरवाजा खोल दिया, सारे घर के अंदर उस अगरबत्ती की स्मेल हमें मिल जाती है। कैसे? Again, that is because of diffusion in gases. Leakage of LPG can be detected when a strong smell of a substance, ethyl mercaptan, added to it is felt. तो पहले जो हमारे गैस के कुकिंग सिलेंडर्स होते थे दैट आर LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो जिस सिलेंडर को हम यूज करके खाने को कुक करते हैं गैस स्टोव्स में, वेल दैट इज LPG। तो उसमें होता क्या था कि कई बार अगर गलती से वो गैस ऑन रह जाती थी, ठीक है, तो गैस की लीकेज होती थी और वो एक्सीडेंट्स कॉज करती थी, घर में आग लग सकती थी, किसी को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए क्या किया गया, उसमें एक हमने सब्सटेंस को ऐड किया दैट इज कॉल्ड एज इथाइल मरकैप्टन। और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, और अगर हम गैस के सिलेंडर को गलती से ऑन छोड़ देते हैं तो ये स्मेल बाहर जब हम महसूस करते हैं तो हमें मालूम लग जाता है कि हमने गैस सिलेंडर को ओपन छोड़ दिया और हम उसको जल्दी से बंद कर लेते हैं, वो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करता है। मगर ये लीकेज जो LPG की हुई, इस स्मेल को हमने वो महसूस कैसे किया? वो जल्दी से ट्रैवल कर जाती है, सब जगह स्प्रेड कर जाती है। अगेन व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली ही एयर में मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, जल्दी से स्प्रेड कर जाते हैं, इसलिए हमें वो स्मेल हम जल्दी से पहुंच जाती है हमारे पास। So next now, what do we have is that the particles of gases, they show very quick diffusion. तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूज कर सकते हैं। क्यों तेजी से डिफ्यूज कर सकते हैं? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और अगर हमने डिफ्यूजन को और भी फास्ट करना हो तो वेल अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा तेजी से होगा। सो डिफ्यूजन इज रिलेटिवली फास्टर इन हॉट गैसियस स्टेट, whereas not so fast in the cold gaseous state. Why? Because इसलिए क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मूव करने की, तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी से होगा। इसी रीजन से अगर आपके मम्मा बॉटल कोल्ड ड्रिंक की खोलेंगे किचन में तो आपको अपने कमरे में उसकी स्मेल नहीं आएगी, मगर जैसे ही वो गरम गरम पिज्जा बनता है तो उसकी स्मेल, क्योंकि वो हॉट फूड होता है, आप तक जल्दी से ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, सो द फ्रेग्रेंस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, वेयर एज दैट ऑफ कोल्ड फूड कैन नॉट बी। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि जो डिफ्यूजन गैसेस में होती है वो बहुत ही तेजी से होती है, और उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने दो कंटेनर्स लिए, ठीक है, दो ट्यूब्स ली, एक में हमने हाइड्रोजन गैस डाली, दूसरे के अंदर हमने ब्रोमीन गैस डाली। हाइड्रोजन जो गैस होती है दैट इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, और जो ब्रोमीन गैस होती है दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस। और उसके इस ट्यूब में जिसमें हमने ब्रोमीन गैस ली थी उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक डिस्क रख दी, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस वाली ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में सेपरेटिंग क्या है, एक डिस्क है।
एक प्लेट है, आप मान सकते हो कि हमने दो ट्यूब्स ली, उसके अंदर एक में हमने ब्रोमीन गैस फिल की, एक में हाइड्रोजन गैस फिल, और उन दोनों के बीच में हमने एक प्लेट रख दी सो दैट कि इनके बीच में मिक्सिंग नहीं हो। ओके, और फिर हमने क्या किया, धीरे से उस प्लेट को यहां से हटा दिया। ठीक है, तो हमने उस प्लेट को हटा दिया, मगर इन दोनों की पोजीशन को फर्क ना पड़े, ये आपस में वैसे ही कांटेक्ट में रहे। अगर आप एकदम से इस प्लेट को यहाँ से निकाल देंगे और ध्यान रखें कि ये वाला जो ट्यूब है गिर ना जाए, तो वेल ये एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जल्दी से ही ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस आपस में मिक्स हो जाती हैं और एक येलोइश ब्राउन हमें कलर दिखाई देता है। ओके, तो ब्रोमीन गैस के वेपर्स ऊपर को मूव करते हैं, हाइड्रोजन गैस के वेपर्स नीचे को मूव करते हैं, और दोनों की एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। कोई भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, इसके लिए ये नहीं है कि अगर ऊपर को मूव करना है तो आसानी से मूव करेंगे, नीचे को मूव करना है तो मुश्किल से मूव करेंगे, या ऊपर वाला आसानी से आ सकता है, नीचे वाला मुश्किल से, कुछ भी नहीं। ये पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और मूव करके ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करेंगे। And this uniform mixture formation, because of the constant rapid motion of the matter particles, is called as diffusion. सो नेक्स्ट, अब डिफ्यूजन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कितनी तेजी से हो रहा है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वेल वो डिपेंडेंट है उस गैस की डेंसिटी पे। ओके, अगर हम डेंसिटी को एक स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें और रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज कैपिटल डी इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होता है, आई होप यू ऑल नो, डेंसिटी इज मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। इसका मतलब है कि अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसको स्मॉल डी लिखेंगे हम डेंसिटी को, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास लाइट गैसेस होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, मिथेन है, अमोनिया है, ये लाइट गैसेस ज्यादा आसानी से डिफ्यूज कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू हैवियर गैसेस, फॉर एग्जांपल HCl, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, वेल हमने क्या किया, हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली, ठीक है, जिसके दोनों साइड्स ओपन थे, उसमें हमने एक साइड पे अमोनिया की कॉटन बॉल रख दी, कॉटन बॉल जिसमें हमने अमोनिया में डिप किया है, और दूसरी साइड पे हमने एक ऐसी कॉटन बॉल लगा दी जिसमें हमने HCl में डिप किया था, और हमने इन दोनों को एक एक कोने पे लगा दिया। जब अमोनिया और HCl के बीच में एक रिएक्शन होता है तो फॉर्म होता है एक कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। धीरे धीरे आप अपनी हायर क्लासेस में ये सब चीजें सीखेंगे, राइट। सो अमोनिया plus HCl react to form together ammonium chloride, that is NH4Cl. ओके, सो दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और जब ये अमोनियम क्लोराइड बनता है तो क्या होता है, एक वाइट कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो ये जब जहां पे भी ये दोनों अमोनिया और HCl मिक्स हो जाएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, वहां पे आप देखोगे कि इसके आसपास आपको व्हाइट कलर का, यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर का धुआं सा दिखाई देगा। ओके, और वो आप देख सकेंगे, इसलिए आपको पता लग जाएगा कि अमोनिया और HCl आपस में यहाँ पे सबसे पहली बार मिले। ठीक है, इधर से HCl मूव कर रहा है, इधर से अमोनिया मूव कर रहा है, जहां पे ये एक दूसरे को मिलेंगे वहां पे अमोनियम क्लोराइड बनेगा और उसके व्हाइट कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे। ओके, अब हमने कहा कि जो अमोनिया गैस होती है वो लाइट होती है और HCl गैस होती है वो हैवी होती है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो अमोनिया गैस है वो क्योंकि लाइट है, इसलिए वो आगे ज्यादा जल्दी से ट्रैवल कर जाएगी, जबकि HCl गैस आगे ज्यादा जल्दी से ट्रैवल नहीं करेगी, राइट। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज गोइंग टू बी मोर and the rate of diffusion of HCl is going to be less. ये ज्यादा आगे तक चली जाएगी, ये अभी उतनी देर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो ये जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा वो किस साइड पे बनेगा,
वेल वो HCl वाली साइड पे बनेगा। अगर हम इसको मानेंगे सेंटर तो हम क्या देखेंगे कि अमोनिया सेंटर को क्रॉस करके आगे चला गया, जबकि HCl अभी सेंटर तक नहीं पहुंचा और अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the under root of density. हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन होगा या पार्टिकल्स की जो मूवमेंट लिक्विड स्टेट में होती है, दैट इज रिलेटिवली लेस देन कंपेयर टू गैसेस। व्हाई? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो उतनी तेजी से मूव नहीं करते जितने गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, राइट? ओके, तो उसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगेन एक ग्लास है, उसमें हमने ये पोटेशियम क्रिस्टल्स डाले और वो थोड़ी देर बाद जो सोल्यूशन है वो पर्पल कलर का हुआ। मगर अगर हम इस डिफ्यूजन प्रोसेस को गैसेस के डिफ्यूजन से कंपेयर करेंगे तो ये रिलेटिवली क्या होगा? स्लोअर प्रोसेस होगा। सो द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड कैन बी सीन व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे लिक्विड्स में डिफ्यूजन का? लिक्विड इन लिक्विड। जब हमने इंक ड्रॉप को पानी के ग्लास में डाला तो अगेन वो जो इंक ड्रॉप है वो डिफ्यूज हो जाती है इस पानी में और एक यूनिफॉर्म कलर देती है। पहले हमें ये ऊपर ऊपर कलर दिखाई देगा और थोड़ी ही देर में सारा पानी का जो कलर हो जाएगा वो उसी कलर का होगा जो कि इंक ड्रॉप का था, right? So the diffusion of liquid in liquid can be seen when a few drops of ink are dropped in water. Next, हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन एयर, दे डिफ्यूज इनटू द वाटर बॉडीज, राइट? तो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं मगर वो वाटर के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि पानी में प्रेजेंट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसे यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो यही डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं सो दैट दे कैन रिस्पायर, राइट? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड इनटू वाटर and oxygen diffused into water is going to be very very important. तब हम आते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन कैसी होगी? वेल, it should be less than liquids and gases. Why? Well, it is going to be because solids के अंदर intermolecular spaces कम होती हैं, intermolecular spaces कम होंगी तो obviously उनके particles की movement कम होगी तो diffusion कम होगी। So the diffusion of gases, liquids or solids in solids is very slow process because of the fixed position of particles of solid and almost nil interparticle spaces. ठीक है, so I hope this is clear कि gases और liquids के comparison में solids की जो diffusion होगी वो एक बहुत slow process है और solid में भी अगर हम कंपेयर करें कि किसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा गैसेस डिफ्यूज इजीली करेंगे, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम डिफ्यूजन होगी अ सॉलिड इनटू अ सॉलिड। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का? आप जरूर सोचोगे कि डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होगा सॉलिड में। तो वेल, अगर सपोजिटली हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए इनफैक्ट लिखा हुआ छोड़ देते हैं और फिर हम उस ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स चौक के डिफ्यूज हो चुके होते हैं इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड और वो साफ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हम कभी गीला कपड़ा लेकर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, उसको जोर लगा के साफ करने की कोशिश करते हैं, हमें वो बहुत डिफिकल्ट होता है ब्लैक बोर्ड क्लीन करना। व्हाई? क्योंकि जो चौक था वो ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे डिफ्यूज हो गया। सो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिफ्यूजन डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है?
डेंसिटी जिसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज नथिंग बट मास ओवर वॉल्यूम। सो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, अगेन जिसे हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके जो इन पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी का मीनिंग है कि उन पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर उन पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज करेगी तो डिफ्यूजन भी जल्दी होगी। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू इंक्रीज with an increase in temperature due to the increase in kinetic energy and hence the speed of the particles. अब एक और important factor है जिस पे diffusion dependent है, and that is pressure. The rate of diffusion increases with rise in pressure, right? अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पंक्चर्ड टायर है, ठीक है, तो आपके स्कूटर के, आपके कार का टायर पंक्चर हो गया। अब पंक्चर का एक छोटा सा पॉइंट था, उसमें से धीरे धीरे करके गैस डिफ्यूज कर रही थी। हमें मालूम लग गया कि उसमें पंक्चर हुआ है, मगर अभी वो बहुत धीरे धीरे से निकल रही है, और हम जाते हैं उसको रिपेयर कराने की पंक्चर ठीक करा लें। तो जब वो पंक्चर ठीक कराने हम जाते हैं तो वो पंक्चर जो ठीक करते हैं वो क्या करते हैं, उस टायर को बाहर निकाल के उसको जोर से प्रेस करते हैं सो दैट कि उसमें जितनी भी हवा है पहले वो उसको निकाल दें, और फिर वो उसको पंक्चर लगा के फिर वापस उसमें हवा भरते हैं। तो वो जो जोर से प्रेस करके हवा को बाहर निकालते हैं, व्हाट इज दैट, वो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उस पंक्चर टायर के ऊपर, सो दैट कि उससे जो गैस है अंदर, जो हवा भरी हुई है टायर में, वो जल्दी से निकल जाए। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। Alright, so the rate of diffusion, this increases with increase in pressure. For example, a punctured tire at a higher pressure becomes flat faster than the punctured tire at low pressure. ठीक है, I hope this is clear. So इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है, बट फिनिश करने से पहले जल्दी से एक रीकैप, सो दैट कि हमारे कंसेप्ट हमेशा रिवाइज रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, हम उन्हें भूले नहीं। तो हमने इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स को फिनिश किया है। कुछ हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, कुछ हमने इस लेक्चर में, तो सारा का सारा इकट्ठा वंस अगेन। So every matter in the universe, whether living or non-living, is composed of tiny particles with some spaces between them. The particles, they are so minute that they cannot be seen with the naked eye. The particles are always in a state of constant random motion. It is by the virtue of variation in the interparticle spaces that the matter can exist in three different basic shapes, that is solid, liquid and gases. तो interparticular space की वजह से हम तीन तरह की shapes देखते हैं, solid, liquid, gas. Solid के अंदर ये interparticle spaces कम होंगी, liquid में ज्यादा होंगी और gases में सबसे ज्यादा. The particles by virtue of motion possess energy of motion, which we call as kinetic energy. The kinetic energy and hence the motion of the particle, this increases with increase in temperature. So kinetic energy is directly proportional to temperature. The particles of matter, they attract each other, and this force of attraction is called as cohesion. The strength of this force varies in different states of matter. Solids में ये force सबसे ज़्यादा होगी, gaseous state में ये सबसे कम होगी, right? So particles एक solid के अंदर एक दूसरे को ज़्यादा attractive force के साथ bind करके रखते हैं, वो दूर दूर नहीं जाते हैं. Liquid में वो force कम हो जाती है और gases में बहुत ही ज़्यादा कम. The particles of one matter diffuse into those of the other. Though it varies with the nature of the state of matter, it is going to be the fastest in gases and the slowest in solids. तो diffusion का rate सबसे ज़्यादा होगा gases में और सबसे कम होगा solids में. इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है. हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से
मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में आपको कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं at h2ochemistry@gmail.com। सो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।